अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे हॉरिफिक स्टोरी कौन सी है, तो आप अलग अलग नाम लोगे। कोई सीरियल किलर की बात करेगा, कोई अनसॉल्व मिस्ट्री की बात करेगा, और कोई तो ऐसी कहानी बताएगा जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनमें कोई मिस्ट्री नहीं होती, जिनमें कोई हिडन मॉन्स्टर नहीं होता, जिनमें कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इतनी डिस्टर्बिंग होती हैं कि जिनके बारे में जानकर कुछ लोग तो ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। और हाँ, आज हम वैसी ही स्टोरी को कवर करने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज़ बी क्रिपी एंड माय नेम इज़ हर्ष। और आज का केस हम जो कवर करने वाले हैं वो जुंको फुरुतो का है, जिसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो गई थी। और सबसे क्रीपी बात क्या है पता है इसमें? जिन्होंने उसके साथ ये हैवानियत की थी वो उसके ही स्कूल में पढ़ते थे, और कुछ तो उसके क्लासमेट्स भी थे। और जुंको को 44 डेज तक जीते जी नर्क देखना पड़ गया था। और अगर आपने ये केस पहले भी सुना है तो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इस केस को मैंने और डीप जाकर रिसर्च किया और इसमें जितना भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट था जो काफ़ी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती, इसलिए वो कभी कभी इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते ऐसे केसेस में। लेकिन हमारा तो कोई चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, तो हमें तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है, तो हम पूरी तरह से डीप में जाएंगे इस केस के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप देख ही सकते हो वीडियो क्वालिटी अच्छी है, अच्छे मैं केसेस ला रहा हूँ, इंटरेस्टिंग केसेस ला रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा डीप रिसर्च करके आपके लिए केसेस ला रहा हूँ, तो इतना तो बनता ही है यार। अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप कमेंट में बता ही सकते हो, मैं उसे इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। लेकिन प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, और ख़ास कर उन दोस्तों के साथ जो ऐसे केसेस के शौकीन हैं। ओके, लेट्स कवर द टुडे स्टोरी, जुंको फुरुता केस। जुंको फुरुता 17 साल की स्टूडेंट थी। उसके क्लासमेट्स, टीचर्स उसे पोलाइट, इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल गर्ल के तौर पर जानते थे। उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो एक डिसिप्लिन्ड, अपनी रूटीन को फॉलो करने वाली एंड पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाली लड़की थी। और ये कहानी है 90s के टाइम की। 90s के टाइम पर बिगड़े हुए बच्चों के ग्रुप हुआ करते थे, और फुरुता उन ग्रुप से हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। वो ना ही स्मोकिंग करती थी और ना ही ड्रिंकिंग करती थी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो एक नॉर्मल टीनेज गर्ल थी जो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सपने देखा करती थी। और शायद इसी वजह से जब लोग ये केस सुनते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जुंको सेंट्रल टोक्यो के नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले मिसातो विलेज में रहती थी। मिसातो विलेज सिटी से रेल एंड कम्यूटर रोड्स के थ्रू कनेक्टेड था, और स्टूडेंट और वर्कर्स भी इसी का इस्तेमाल करते थे ट्रैवल करने के लिए। वैसे ही 25 नवंबर 1988 की शाम को सड़कों पर स्कूल से लौट रहे स्टूडेंट्स और काम से लौट रहे लोगों की भीड़ थी। उस टाइम रेजिडेंशियल कॉरिडोर में लाइटिंग कम होती थी, और इसी वजह से टीनेजर्स को अक्सर फुटपाथ पे चल रहे अडल्ट्स के साथ चलना पड़ता था। एंड जुंको भी वही रास्ते से जाया करती थी। जुंको के लिए वहाँ से जाना कह लो कि ये उसका डेली लाइफ का रूटीन था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे कोई ऐसा इंसान पड़ा है जो उसकी ज़िंदगी नरक बना देगा। 18 ईयर्स ओल्ड हिरोशामी मियानो अपने 3 दोस्तों के साथ 17 ईयर्स ओल्ड चोंग हुरा, 16 ईयर ओल्ड शिंजी मिनातो, 17 ईयर ओल्ड चासुशी वातानाबे भी इसी क्राइम में बराबर के हकदार थे। और आप लोग ये 2 नाम याद रखना, हिरोशी और शिंजी। हिरोशी रोज़ जुंको का वहाँ पर वेट किया करता था। उसे जुंको पसंद थी, उसे जुंको पर क्रश आ गया था, और हिरोशी ने जुंको को प्रपोज भी किया था। लेकिन जुंको ने उसे पोलाइटली मना कर दिया था, क्योंकि हिरोशी का जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। हिरोशी उस वक्त के एक्टिव गैंग जकूज़ा गैंग के साथ रहा करता था, इसलिए जुंको उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि जुंको काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और स्मार्ट थी, इसलिए हमेशा लड़के उसके तरफ अट्रैक्टेड रहते थे। लेकिन उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट करना जुंको को बहुत भारी पड़ गया। एंड देन 25 नवंबर 1988 को जब जुंको अपनी पार्ट टाइम जॉब से बाइसाइकिल पर अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी हिरोशी उसे स्पॉट कर लेता है।
हिरोशी के अंदर जुंको के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए वो बदला लेने के अटेंशन से वो जुंको का पीछा करने लगता है। लेकिन क्राउडेड एरिया होने की वजह से वो उसे डायरेक्टली किडनैप नहीं कर सकता था। तभी वो प्लान बनाता है कि उसका दोस्त शिंजी उसे जाकर बाईसाइकिल से नीचे गिरा देगा और फिर हिरोशी हेल्प करने के बहाने से उसे बात करेगा। फिर ऐसा ही होता है। शिंजी चोरी छिपे जुंको के पास जाता है और किक मारकर जुंको को बाईसाइकिल से नीचे गिरा देता है। दैन हिरोशी आकर उसकी हेल्प करने का नाटक करता है। हिरोशी उसके ही स्कूल में पढ़ता था और वो उसे जानती भी थी, इसलिए जुंको ने ज़्यादा ना सोचते हुए उसकी हेल्प ले ली और उसने उसे ऑफ़र किया कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जुंको ने उसका ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हिरोशी उसे चालाकी से उसके घर ना ले जाकर उसे अडाची के एक होटल में ले जाता है एंड उसे होटल के रूम में ले जाकर अंदर से डोर लॉक कर देता है। पहले तो वो उससे प्यार से पेश आता है, लेकिन जुंको के रेजिस्ट करने पर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो उसके कंसेंट के बिना उसके साथ इंटीमेट होता है, वो भी ज़बरदस्ती। एंड बार बार इंटीमेट होने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो वो बारी बारी अपने दोस्तों को बुलाकर भी उसके साथ सेम एक्ट परफॉर्म करवाता है। जब उनका मन भर जाता है तो पहले तो वो सोचते हैं कि अब हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन सडनली हिरोशी के दिमाग में ये हिट होता है कि अगर वो जुंको को छोड़ देगा तो जुंको जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी और वो सब पकड़े जाएंगे। इसीलिए वो जुंको को उस होटल से निकालकर शिंजी के घर ले जाता है। एंड शिंजी के पेरेंट्स भी वहीं पर थे और शिंजी अपने पेरेंट्स को ये कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ ही वहाँ पर लिव इन में रहेगी। लेकिन उसके पेरेंट्स अच्छे से जानते थे कि शिंजी झूठ बोल रहा है, उसकी ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो उसके साथ क्या करने वाले हैं वो भी उनके पेरेंट्स जानते थे। दैट्स क्रीपी। लेकिन शिंजी के पेरेंट्स कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी उस बात का रेजिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो भी शिंजी के जो कनेक्शंस थे गैंग के साथ उनसे वो भी डरते थे। शुरू में जुंको की डिसअपीयरेंस नेशन वाइड पैनिक ट्रिगर नहीं करती, बिकॉज सबके लिए ये भी एक बाकियों की तरह मिसिंग केस लग रहा था। सबको लग रहा था कि शायद जुंको कहीं पर रुक गई होगी या फिर उसकी ट्रेन मिस हो गई होगी या फिर शी वॉलेंट्री लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन जब घंटे दिनों में बदलने लगे तब सबकी फ़िक्र डर में बदलने लगी थी। जुंको की फैमिली डेस्परेटली अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो सबसे कांटेक्ट कर रही थी, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही थी एंड पुलिस भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जुंको के साथ क्या हुआ है। लेकिन सबसे क्रीपी बात ये थी कि जुंको उनके ही घर के आसपास थी। उनके ही पास के नेबरहुड में शिंजी का घर था और वो उसी घर के अंदर थी। उस घर में फैमिली रहती थी, टेलीविजन्स थे, बाहर ट्रैफिक चल रहा था। बाहर से वो बिल्कुल ऑर्डिनरी घर जैसा था, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी। एंड उस घर के अंदर जो भी चीज़ें हुई है ना, जब आप भी ये डिटेल सुनोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको भी ये ट्रॉमेटाइज कर देगी। आपको भी पूरी ज़िंदगी का दिमाग के अंदर एक कोने में ये बात छप जाएगी जो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एंड जब आप ये सोचोगे कि ये सब कुछ माइनर्स ने किया है, वो भी अपनी ही क्लासमेट के साथ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आई कांट हैंडल दिस कि दिस हैपनिंग इन द मिडल ऑफ द सोसाइटी, मिडल ऑफ द कंट्री। ओके, जब हिरोशी और उसके दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम जुंको को नहीं छोड़ेंगे, तो वो एक प्लान बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि जुंको से ज़बरदस्ती उसके घर पे फ़ोन करवाते हैं। एंड समहाउ हिरोशी को ये पता चल गया था कि जुंको की फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवा दी है एंड पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो वो क्या करता है कि वो जुंको को धमकाता है और उसे ये मजबूर करता है कि वो अपनी फैमिली को कॉल करे और उन्हें ये बताए कि वो वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से अपने घर से भागी है और वो कुछ ही दिनों में वापस भी आ जाएगी। तो जुंको ऐसा ही करती है और इसी वजह से हिरोशी और उसके दोस्तों को और भी ज़्यादा टाइम मिल गया जुंको को टॉर्चर करने का।
क्योंकि पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा ढीला कर दिया था, लेकिन उसकी फैमिली जानती थी कि ये सब जुंको से कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, जुंको ऐसा नहीं कर सकती। एंड फिर वो जुंको को उसके दोस्त शिंजी के घर पे ले जाते हैं। शुरू में वो सिर्फ जुंको के साथ सेक्सुअल नीड्स पूरी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये उनके लिए नॉर्मल होने लगा तो वो एक स्टेप ऊपर जाते हैं। वो जुंको को हमेशा नेकेड रखते थे एंड धीरे धीरे हिरोशी अपने सारे दोस्तों को बुलाकर उसका करवाता है और धीरे धीरे कर 100 से भी ज़्यादा लड़कों ने उसका किया था। एंड क्रीपी थिंग इज़ कि उनमें से कुछ तो उसके क्लासमेट्स थे और कुछ तो उसकी ही फ्रेंड्स के भाई थे, लेकिन उनमें से एक बंदे ने भी, एक लड़के ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसे बचाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उसके साथ गलत ही किया। लेकिन जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो वो एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। वो जुंको पर अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं कि उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर कैसे किया जा सकता है। वो जुंको को नेकेड तो रखते ही थे एंड इसी के साथ वो जुंको को सबके सामने मास्टरबेट करने पर मजबूर करते हैं। वो उसके जेनिटल्स के अंदर हॉट बल्ब, आयरन रॉड्स, बॉटल्स ये सब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से उसके जेनिटल्स के अंदर कभी कभी कुछ चीज़ें फंस भी जाया करती थी और वो उन्हें कभी बाहर भी नहीं निकालते थे। पोस्टमार्टम में उसकी बॉडी के अंदर कांच के टुकड़े, नीडल्स और प्लास्टिक की बॉटल्स तक मिली थी। इसका मतलब वो बॉटल्स को अंदर इंसर्ट करके बेसबॉल बैट से उस बॉटल्स को अंदर ही तोड़ दिया करते थे एंड कुछ चीज़ों को वो बाहर भी नहीं निकालते थे। हाउ हॉरिफिक यार, कितना कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। लेकिन आगे वो एक स्टेप और ऊपर जाते हैं एंड एक दिन जब वो रूम में अकेली होती है तो वो हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती है। पकड़े जाने के बाद हिरोशी, शिंजी और उसके दोस्त उसको पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट में हिरोशी क्या करता है कि वो एक 10 किलो का डंबल उठाता है और बाकी के दोस्त उसे पकड़कर नीचे ज़मीन पर लेटाते हैं एंड हिरोशी उस डंबल को उठाकर सीधा उसके पैर पर फेंक देता है एंड आपको पता ही आगे कि क्या हुआ होगा, उसका पैर टूट जाता है। वो पेन इतना बेरेबल था उसके लिए कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस टाइम पर वो मेंटली तो टूट ही चुकी थी, लेकिन फिज़िकली भी वो इतना टूट चुकी थी कि वॉशरूम करने के लिए भी उसे रेंग कर जाना पड़ता था एंड कभी कभी तो वो वहीं पर वॉशरूम कर देती थी। लेकिन फिर भी उनका दिल इतने में भी नहीं भरा, वो एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। वो जुंको के ऊपर गरम गरम पैक्स फेंकते हैं एंड उस पैक्स के ऊपर आग लगा देते हैं। वो चलते हुए सिगरेट के बट्स उस पर लगाते हैं एंड वो उसे पानी भी नहीं पीने देते थे। इवन कि वो उसे अपना ही यूरिन पीने पे मजबूर करते थे। अच्छे से खाना ना मिलने पर अब वो इतना वीक हो गई थी कि उसका इम्यून सिस्टम भी अब काम करना बंद कर चुका था एंड इस पॉइंट पर वो इतना टूट चुकी थी कि पहले तो वो उनसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी, उनसे जाने देने की भीख मांग रही थी, लेकिन इस पॉइंट पर आकर वो उनसे, जानते हो क्या कहती है, प्लीज़ मुझे मार दो। एंड अब इस पॉइंट पर जुंको अब ह्यूमन लगना भी बंद हो गई थी, वो इंसान लगना भी बंद हो चुकी थी। उसका फेस सूज गया था, उसकी बॉडी से हर जगह से खून निकल रहा था, उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी एंड उससे अब बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल भी आ रही थी। लेकिन उन मॉन्स्टर्स का दिल अभी भी नहीं भरा, वो एक स्टेप और ऊपर जाते हैं एंड ये बात जो अब मैं बोलने वाला हूँ, इसे बोलने के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी है। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इस केस में कितना डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई है और उस 17 साल की लड़की पर क्या बीती होगी, ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं
ये डिटेल आपको बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि वो एक प्लास लेते हैं, वो उसके निप्पल्स को उस प्लास के सरिये उखाड़ देते हैं, जैसे कोई लकड़ी के बीच में कील लगा हुआ हो और लोग उसे निकालते हैं ना, बस ऐसे ही वो उसके निप्पल्स को उखाड़ देते हैं यार। इससे ज़्यादा हॉरिफिक क्या हो सकता है। एंड फिर आता है 4 जनवरी 1989 का वो दिन, जब हिरोशी अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार जाता है। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री था एंड अपना गुस्सा निकालने के लिए वो जुंको के पास जाता है और वो उसे इतना पीटता है, इतना मारता है कि जुंको मर जाती है। एंड जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था ना, तो मुझे इस पॉइंट पर ऐसा लगा कि इन 44 डेज़ के अंदर ना जो जुंको के साथ हुआ, उसमें सबसे अच्छी चीज़ उसके साथ यही हुई कि वो मर गई। फाइनली 44 दिन का वो टॉर्चर ख़त्म हो गया था। एंड अब होता है जो हर क्राइम के बाद होता है, उसकी बॉडी को डिस्पोज करने का सिलसिला। वो जुंको को एक ड्रम में डालते हैं और उस ड्रम को कंक्रीट से भर देते हैं। एंड 5 जनवरी को उन्होंने उस ड्रम को वाकासू के एक सुनसान एरिया में एक कंस्ट्रक्शन साइट में रात के 8 बजे डंप कर देते हैं। एंड इवेंचुअली वो इस काम में सक्सेसफुल भी हो चुके थे। किसी को भी आइडिया तक नहीं था कि जुंको कहाँ गई एंड किसी को उन पर शक भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। थोड़े दिनों बाद पुलिस उनके ग्रुप में से एक लड़के को अरेस्ट करती है, लेकिन वो उससे किसी और केस के बारे में पूछ रही होती है। लेकिन उस बेवकूफ़ को लगता है कि वो जुंको के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे जुंको के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो पुलिस को हर वो डिटेल देता है, लेकिन शुरू में पुलिस उस पर इतना यकीन नहीं करती क्योंकि वो माइनर था एंड पुलिस को भी ये हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कोई माइनर ऐसा तो नहीं कर सकता। तो वो पुलिस ऑफिसर एक बार बस अपनी दिल की तसल्ली करने के लिए उसके बताए हुए साइट पर चला जाता है। जब वो साइट पर पहुंचता है तो उसे वाकई वहाँ पर एक ड्रम मिलता है और उस ड्रम के बीच में से कुछ बाल बाहर आ रहे थे। एंड उसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली एम्बुलेंस को और फोरेंसिक टीम को बुलाता है। जब उसकी बॉडी को कंक्रीट से बाहर निकाला जाता है, वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। इवन कि उसकी फैमिली ने भी उसको पहचानने से मना कर दिया था कि ये जुंको नहीं हो सकती। लेकिन फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट करने के बाद ये प्रूफ हो गया था कि वो जुंको ही थी। व्हेन द डिटेल्स बिकेम पब्लिक, लोग शॉक हो गए थे और लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। इवन कि मीडिया को भी इस केस को कवर करने में बहुत मुश्किल आ रही थी, बिकॉज ये केस इतना डिस्टर्बिंग था कि इस पर यकीन करना और इस इंसिडेंट को सबके सामने लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट रेयरेस्ट एंड डिस्टर्बिंग केस होने की वजह से ये केस रैपिडली पूरी कंट्री का वन ऑफ द इनफेमस क्रिमिनल केस बन गया। इवन टुडे, इतने सालों बाद, दिस इज कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस दैट रिमेन्स रिमेंबर्ड इन जापान। सभी मेन अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड फर्स्ट टाइम जापान की कोर्ट ने अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए उन सब की आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील कर देते हैं। वैसे तो जुवेनाइल केसेस में कभी भी आइडेंटिटी, अक्यूज्ड की आइडेंटिटी या विक्टिम की आइडेंटिटी बाहर रिवील नहीं होती, लेकिन ये केस वन ऑफ द रेयरेस्ट केस था और वो इतना डिस्टर्बिंग केस था कि माइनर्स ने जिस तरह से उस हॉरिफिक इंसिडेंट को अंजाम दिया था, उनसे वो माइनर्स लगते ही नहीं थे। उनकी हरकतें माइनर्स जैसी थी ही नहीं एंड उन सबको सेंटेंसेस भी मिली। हिरोशी मियानो को 20 ईयर्स की प्रिजन हुई, जो आगुरा को 10 ईयर्स की प्रिजन हुई, सिंजी मिनाटो को 9 ईयर्स की प्रिजन हुई और यासुशी वाटांडे को 7 ईयर्स की प्रिजन हुई। इसके साथ हिरोशी के पेरेंट्स को कंपनसेशन के लिए
जुंको की फैमिली को जापानीज़ करेंसी में 50 मिलियन देने को कोर्ट ने कहा। क्या आपको लगता है कि जुंको और उसकी फैमिली के साथ ये फेयर जस्टिस था? मेरे ख्याल से तो नहीं था। उनको बहुत कम सज़ा मिली है उस बेसिस पे जो उन्होंने क्राइम किया है। उन्हें इससे भी ज़्यादा ब्रूटल सज़ा मिलनी चाहिए थी। आपका इस बारे में क्या मानना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। टाइम के साथ लोगों की मेमोरीज़ में बहुत से केसेस फेड हो जाते हैं, बट ये केस आज भी लोगों को अच्छे से याद है। इस केस का डिस्टर्बिंग होने का रीज़न है 44 डेज़ का कैपिटिविटी एंड टॉर्चर। अनदर रीज़न इज़ द एज ऑफ विक्टिम्स एंड एक्यूज्ड। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई इंसान किसी के साथ 44 डेज़ तक इतना एक्सट्रीम टॉर्चर कैसे कर सकता है, और क्यों किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी? फेलियर ऑफ द सोसाइटी, फियर, गैंग इंटिमिडेशन एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में कई एक्सपर्ट्स ने इसे साइकोलॉजिकल फिनोमिनन बताया है। इसका नाम है बाईस्टैंडर इफ़ेक्ट। यहाँ लोग हेजिटेट करते हैं किसी डेंजरस सिचुएशन में इंटरवीन करने में। वो सोचते हैं कि कोई और फर्स्ट एक्ट करे, और इस केस में भी यही हुआ। नेबर्स को सब पता होने के बावजूद भी नेबर्स में से कोई भी जुंको की हेल्प करने नहीं आया। इवन कि मुझे रिपोर्ट्स में ये भी मिला कि नेबर्स को बहुत बार वहाँ से आवाज़ें आती थी किसी लड़की के चिल्लाने की, लेकिन वो बस डर की वजह से वहाँ पर पूछने तक भी नहीं जाते थे। वो डर की वजह से कभी कंप्लेन भी नहीं करते थे। अगर उनमें से किसी भी एक बंदे में ना करेज आ जाता ना बोलने का, तो शायद जुंको का फ्यूचर कुछ और होता। जुंको के साथ ये जो सब हुआ, शायद उसके साथ ये सब नहीं होता। दैट्स इट। मे बी ये हिस्ट्री का सबसे डिस्टर्बिंग और डार्केस्ट केस था, या फिर शायद जो हम नेक्स्ट केस कवर करने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो। Who knows? एंड अगर आप ऐसे ही केसेस को जानना चाहते हो इतना डीप, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्रीपी केसेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।